2022 में मैं शायद डिप्रेशन में चला जाता। मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करने लग गया था बीच में। मैं रोज़ दारू पीता था। शाइनेस होती है कि मेरे जान पहचान वाले लोग मेरे को क्या बोलेंगे। और अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि क्या क्रिंज है, बंद कर इसको। इंडियन न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में टॉप 3 मिथ्स क्या हैं सप्लीमेंट्स को? इंडिया में सही गाइडेंस नहीं मिलता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 19 साल की एज में इम्पोर्टेंट हो गए हैं। सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन। कोई बड़ी पर्सनालिटी अगर आके ये बोल देती है कि ऐसा ऐसा है, तो लोगों के दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो ये नेचुरल नहीं हुआ क्या। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ को खुले में बताने में। शिवम, आपके इंस्पिरेशन कौन? वेलकम शिवम टू एपिसोड 6 ऑफ बियॉन्ड मसल्स बाय मसल ब्लेज। थैंक यू। मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा ये बोल के कि क्या आप इंडिया के नंबर 1 ह्यूमरस फिटनेस क्रिएटर हो? नंबर 1 नहीं मानूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवन मैं उनसे सीखता हूँ। मेरे लिए कठिनाई ये हो जाती है कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं और इस चीज़ को उठा के मैं फिटनेस में कैसे डालूँ, क्योंकि मेरा एंड गोल तो यही है कि लोगों को फिटनेस में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देना, क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग हो गया है। वही आप बता रहे हो, डंबल कर्ल, लंजेस, बाबल कर्ल करने से बाइसेप्स बिल्ड होते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों से इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट में टॉप नॉच कंटेंट दे रहे हैं। तो उनसे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेके इसमें फिटनेस में डालना और उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना। तो यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड द फिटनेस क्रिएटर्स, मतलब आप नॉन फिटनेस क्रिएटर बोलूँ या फिर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट बोलूँ, वहाँ से इंस्पिरेशन उठा के अपने फिटनेस कंटेंट में डाल रहे हो? उनका मैं कॉन्फिडेंस उठा रहा हूँ, वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, वो उठा रहा हूँ। जो मेरी स्क्रिप्ट रहती है वो मेरी खुद की ही लिखी रहती है। जो चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ, जो सेंटेंसेस यूज़ करता हूँ, वो मेरा खुद का ही रहता है। लेकिन वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कैमरे के सामने, वो चीज़ मैं चुरा रहा हूँ उनसे। बट यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि अगर फिटनेस में कंटेंट की बात करूँ, जनरली कंटेंट क्या रहता है कि कोई पुश पुल डे बता देगा, कोई अपना रूटीन बता देगा, उसमें ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एक ऐड करके, डाइट रेजिमेन ऐड करके, कैलोरीज ऊपर जा रही है नीचे जा रही हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मेट सा हो गया है कि ABCD चेक करो और कंटेंट बन गया। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? लॉकडाउन के बाद का ही है ये। लॉकडाउन के समय लोग यही सब बता रहे थे, मैं भी यही बता रहा था कि पुशअप करो, क्योंकि लॉकडाउन में बॉडी वेट एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और कुछ भी आप डाल रहे थे सोशल मीडिया पे, लॉकडाउन के समय चल रहा था। तो उस समय मैं भी यही बताता था, मेरा भी पेज चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन हटने लगा, जब लोगों का मन ख़त्म होने लगा, सोशल मीडिया से हटने लगे, अब वो मूवी हॉल खुल गए थे, सिनेमा खुल गया था, लोग वहाँ जा रहे थे। उस समय जो सबसे बोरिंग चीज़ हो गई थी वो यही था कि अब किसको देखना है। लॉकडाउन के समय मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सेहत पे भी काफ़ी ध्यान देने लग गए थे, डर के मारे। तो वो उस चक्कर में आपका पेज ज़्यादा देखने लग गए थे, उन्होंने चालू कर दिया था देखना। फिटनेस की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे थे, वो फिटनेस वाला कंटेंट ज़्यादा फॉलो करने लग गए थे, क्योंकि आप जितने फिट रहोगे उतनी ज़्यादा आपको शक्ति, इम्यूनिटी मिलेगी इस कोविड से फाइट करने में। तो कुछ लोग मज़े से देख रहे थे, कुछ लोग मजबूरी में देख रहे थे, इसलिए वो उस समय कंटेंट चल रहा था। जैसे ही लॉकडाउन हटा, सबसे बोरिंग कंटेंट लोगों को ये लगने लगा, क्योंकि वैक्सीन लगा ली थी सबने। उसके बाद फिर मेरी भी रीच गिर गई। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, अभी तो सब कुछ सही था अभी तक, अब कैसे हो रहा है ये सब कुछ भी नहीं चल रहा है, लोग देख नहीं रहे हैं मेरा कंटेंट। लॉकडाउन तक तो बहुत सही था। यहाँ पे काफ़ी सारे डिप्रेसिव थॉट्स, एंजाइटी, ये होता है सोशल मीडिया फियर, कि जब आपकी रीच गिरने लगती है तो आपके मन में ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक तरफ उससे लड़ाई भी चल रही थी इन सब थॉट से, एक तरफ दिमाग भी चल रहा था कि कुछ ऐसा नया करना है जिससे लोग वापस से आ जाएं, जो मेरे लोग जा रहे हैं दूर, जिससे मैं लोगों का अटेंशन वापस से खींच सकूं। तो ये चीज़ें वहाँ से चालू हुई। फिर मैंने सोचा कि लोगों को जिस चीज़ में मज़ा आता है वही चीज़ देंगे, लेकिन हम अपने गोल से नहीं हटेंगे। आखिरी में लोगों को पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमको डिलीवर करना है, वो हम बताएंगे। तो फिर यहाँ से फिर मैंने फिटनेस कॉमेडी जोड़ी, फिट कॉमेडी का मेरा नीश नया मैंने चालू किया, इन्फोटेनमेंट जिसको कह सकते हो आप। बट आपके कंटेंट को देख के लगता है कि आर यू अ ट्रेन्ड एक्टर? नो। हु आर यू बाय द वे? नोबडी नोज। लाइक आपका एडुकेशन क्या रहा है, क्या बनने निकले थे, क्या यही बनने निकले थे या कुछ और फॉर्मल एडुकेशन ली थी? व्हाट अबाउट दैट? शुरू से शुरू करता हूँ फिर मैं, और वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक्चुअली पापा मेरे आर्मी में थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, आर्मी में थे।
तो वो जीन्स में दिखता है लगता है। हाँ, तो वो चीज़ है, वो चीज़ अंदर थी शुरू से कि एक स्ट्रिक्ट रूटीन, एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जब आसपास ही देखने को मिल रही है, आपके पिताजी ही वो कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर नहीं थी वो चीज़। मैं भोंदू सा बच्चा था जो सोना पसंद करता था, खाना पसंद करता था, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था और घर पे डांट भी पड़ती थी, जिसके चलते मार वार भी पड़ती थी, ठीक है। तो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी फिटनेस कि क्या है ये, नहीं। पापा मुझे बहुत ताने मारते थे, पड़ा पड़ा मोटा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा रनिंग कर, तेरे को भी मैं आर्मी में भर्ती करवा दूंगा। इस तरीके से मुझे मेरी शुरुआत ऐसे हुई है। जब मैं ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैं 8-9 साल का था, ठीक है। तो अब हर माँ बाप बोलते हैं अगर आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी में भी नहीं हो, पढ़ाई में भी आपकी हाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, तो बोलते हैं। वहाँ से मुझे ताने पड़ने चालू हुए थे कि आप कुछ कर, और वो इसलिए थे क्योंकि मैं बहुत अनफिट हो गया था। अगर मैं फिट भी रहता ना तो एक चीज़ रहती है, पापा मेरे एकदम जो लोएस्ट पोस्ट होती है आर्मी की, वहाँ से सिपाही की पोस्ट से वो आर्मी में भर्ती हुए थे। तो पापा का ऐसा कहना था कि यार सिपाही की पोस्ट से मैं भर्ती हुआ हूँ, मतलब वो एक है कि आप इतना ही सोचते हो, फिर आपका ऐसा रहता है कि हाँ मेरा लड़का भी अगर आर्मी में भर्ती हो गया ना, फौज में भर्ती हो गया ना, मेरे लिए बहुत होगा, ठीक है। जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। आर्मी में भर्ती हो जाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आप नेशन को सर्व कर रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। और पापा भी ऐसा सोचते थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सपना था कि मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा। तो वो उसी चीज़ के लिए मुझे बार बार पुश करते थे कि शिवम उठो, शिवम मेहनत करो यार, रनिंग करके आओ जाओ। और सिर्फ रनिंग तक सीमित नहीं था, वहाँ पे आपको ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई में भी अच्छा होना था। मैं दोनों ही जगह से मार खाता था, ठीक है। धीरे धीरे समय निकला, मैं 10th क्लास में आया। उस समय एक मूवी रिलीज हुई थी, सिंघम। यस। तो मैं वो मूवी देखने गया था और वो भी स्कूल बंक करके गया था। अब आप सोचो मतलब कहाँ से मुझे फिटनेस का इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला। तो वो मूवी मैं देख के आया और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। वो जब अजय देवगन पानी से बाहर आता है और वो उसकी बॉडी, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा पापा मुझे पैसे दो 200 रुपये, मैं भी जिम जाऊँगा अब, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बॉडी बनानी है। उस दिन पापा बहुत खुश हुए कि हाँ बेटा ले, उन्होंने दे दिया। उन्होंने सोचा नहीं 200 रुपये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस समय दे देना ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसी जगह से मैं आया हूँ। तो पापा ने, हमारे 200 रुपये महीना जिम की फीस थी, जो कि अभी तक का मेरा, मैं अगर देखूँ तो सबसे सस्ता, सबसे। और उस समय के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो क्या एकदम लेविश लाइफ हो गई है, 200 रुपये मिल गए मुझे। उसके बाद एक्सरसाइज चालू करी, थोड़े से वो न्यूबी गेन्स होते हैं ना, वो दिखने लगे। मुझे ऐसा लगा कि बन गई अब तो बॉडी, अब तो बढ़िया है सब कुछ। और स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता था उसमें भी थोड़े से बाइसेप्स दिखने लग गए थे। तो सब दोस्त लोग तारीफ भी करते थे कि यार तेरी तो बॉडी बन रही है, जबकि वो बॉडी नहीं थी, वो सूजन थी हल्की सी, जो न्यूबी गेन्स होते हैं। तो मैं बहुत खुश था ऐसे में। धीरे धीरे 11th 12th निकला। मैं 11th क्लास तक मैं ग्वालियर में था, उसके बाद फिर शिफ्ट हो गया था इंदौर में। यहाँ पे भी आके मैंने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी और 12th क्लास में जैसे तैसे पास हो गया। मुझे करना था कुछ बड़ा, लिया था मैंने 10th में कॉमर्स, ठीक है। और अब आर्मी में जाने का एक रास्ता, एनडीए जो था वो बंद हो गया था, ठीक है। तब भी मैं कोशिश करता था कि पापा का सपना पूरा किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। हमारी क्या कहते हैं, डायरेक्शन, जर्नी कहीं और ही थी। तो फिर मैं इंदौर आ गया। इंदौर में मैंने सोचा कि अब कुछ बड़ा अगर करना है तो कॉमर्स वाले बड़ा क्या कर सकते हैं, सीए करेंगे। तो फिर मैंने सीए चालू कर दिया। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया मैंने, दूसरी बार में वो भी क्लियर हुआ। और क्लियर पता कैसे हुआ, 100 मार्क्स चाहिए होते हैं 200 में से क्लियर करने के लिए, और मेरे दूसरी बार में 100 ही मार्क्स आए। ऐसा नहीं कि 101 आए, 100 ही आए ठीक है। तो ऐसे तो मैं पास हुआ हूँ। और मुझे वहीं समझ में आ गया कि शिवम, सीए भी आपके बस का नहीं है, क्योंकि 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, दूसरे अटेम्प्ट में भी 100 ही आए उतने। तो आपको भगवान ने भीख दी है कि जाओ पास हो जाओ, क्योंकि मुझे आपके ऊपर दया आ गई है। तो वो उस भीख की वजह से पास हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था। और उसके बाद फिर मुझे ये समझ में आ गया कि अब पढ़ाई हमारे बस की नहीं है। मैंने साफ बोल दिया मम्मी पापा को कि मुझसे नहीं होगा। मम्मी को झटका लगा था कि क्या करेगा तू फिर लाइफ में, कितनी बार पीछे हटेगा, कितना भागेगा शिवम, ऐसा मम्मी ने बोला।
अब क्या चीज़ करना चाह रहा है, ऐसी क्या नई चीज़ तूने ढूंढ ली है। ये मम्मी के सवाल थे, और इतने सारे सवाल थे कि मुझे दिख रहा था कि अब तो ये ख़त्म नहीं होना है कहीं से कहीं तक। जब फैमिली में दूसरे लोगों को जब पता चलेगा, जो दूसरे रिलेटिव हैं, तो क्या बोलेंगे वो। वहाँ से ये फिटनेस की जो जर्नी है चालू हुई थी। मैंने मम्मी को बोला था मुझे फिटनेस करना है और मैं कोच बनना चाहता हूँ, मैं पैसे कमा लूँगा, मैं देख लूँगा अपना, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा कहीं से कहीं तक, बस मुझे एक चांस और दे दो। और ये मेरा आखिरी चांस था, क्योंकि इसके बाद तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा। बट अच्छी बात यह है कि कहीं यहाँ पर कहीं पर भी आपने ड्रैग नहीं करा, आपके खुद के सेल्फ कॉन्वर्सेशंस बहुत ऑनेस्ट और क्लियर थे। मतलब कई बार कहीं होता है कि अपने कंफ्यूजन में ही ड्रैग करते चले जाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था कंफ्यूज होने का, मुझे तुरंत डिसीजन लेना था, और ये मेरा आखिरी ऑप्शन था। मेरे खून में कहीं ना कहीं फिटनेस थी, शुरू से थी। और चैनल जब शुरू हो चुका था या फिर? चैनल बहुत बाद में चालू हुआ था। और ये जो खून में फिटनेस वाली बात है, ये कहीं ना कहीं वो जेनेटिक्स वाली बात अगर मैं बोलूँ तो वो थी। ऐसा नहीं अंदर से खून खोलता था कि एक्सरसाइज करने चलते हैं, वो तो पापा के दिए गए जेनेटिक्स थे जो बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखने लग गए थे जब मैं जिम में जाने लगा था। तो फिर इस तरीके से मैं फिटनेस में आया, मम्मी को बोला मम्मी मैं करता हूँ। और फिर उस समय सबसे बड़ा धक्का लगा कि लॉकडाउन लग गया जब मैंने चालू किया। तो लॉकडाउन में फिर और ज़्यादा झटका लगा कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे जब आप जिम में जाके पीटी नहीं दे सकते हो किसी को। मेरा सोचने का नज़रिया बस यहीं तक था कि आपको ट्रेनर बनना है, जिम में जाके पीटी देना है, बस इसके आगे मैं नहीं सोच पाता था। और अब लॉकडाउन लग गया है, सारे जिम बंद हैं, तो ट्रेनर भी कैसे बनोगे आप किसी जिम में जाके अप्लाई कैसे करोगे? आपको खुद से कुछ करना है। उस समय मैंने यूज़ करना चालू किया सोशल मीडिया। लॉकडाउन के समय में थोड़ा सा सीरियस होता, मैंने कहा शिवम अब करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन वाला सीन तो कट हो चुका है। आपको पैसा अगर कमाना है, इन लोगों को दिखाना है कि हाँ सीए छोड़ के मैं कुछ ना कुछ अर्न करना चालू कर चुका हूँ कहीं से। राइट। क्योंकि वो एज आ गई थी मेरी जब लोग मुझे देखने लग गए। मतलब मैं 23 साल का हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या तो बहुत ही अच्छा हूँ पढ़ने में तो कोई कुछ ना बोले। मैं बैठा हुआ था, एक ट्रेनर बना हुआ था, लोगों की उम्मीदें थी, लोग जो थे वो मेरे घर वाले थे, मेरे रिलेटिव्स थे, कि पैसे कमाएगा, कब कमाएगा, क्या करेगा जीवन में। ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे मेरे सामने और मैं उनको रोज़ फेस करता था। मैं रोज़ अपनी मम्मी का चेहरा देखता था, मम्मी उदास बैठी रहती थी, मम्मी को लगता था कैसे करेगा बेटा और ये बोल के नहीं बताती थी, वो उनकी आंखों में दिख जाता था। Absolutely. और मुझे काफ़ी बुरा लगता था ये चीज़। और उनके चेहरे से कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि इससे बढ़िया तो आर्मी में भर्ती हो जाता, एकदम लांस नायक की छोटी सी पोस्ट से। तो वो चीज़ भी मेरे अंदर कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मेरे को गिल्ट आता था बहुत कि यार सही मम्मी सही कह रही हैं कि एक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो तो आप क्या कहते हैं, जो घर वाले बोल रहे हैं चुपचाप वही कर लो, आप आर्मी में ही भर्ती हो जाओ। लेकिन वो कैसे पॉसिबल था, आर्मी में भर्ती हो पाना कैसे पॉसिबल था? मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरी वो औकात नहीं है कि आर्म फोर्सेस में मैं जाऊँ। ठीक है, वहाँ पे जिस लेवल का माइंडसेट, जिस लेवल का फिजिकल वर्क लगता है ना, उस चीज़ के लिए मेरी रिस्पेक्ट है। और अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात सोच के, क्योंकि मैं अपने पापा को देखता था। मेरे पापा सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीपीटी होती थी, दौड़ रहे हैं लगातार। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये जो कभी ना हार मानने वाला ये जो है ना, ये मुझे पापा से मिला कि कभी हार नहीं मानना है, आप करते रहो लगातार, कुछ ना कुछ आप एक ना एक जगह पे पहुंच ही जाओगे। ये मुझे पापा से मिला है। तो वही फाइट बैक किया मैंने लॉकडाउन के दौरान। मुझे मेरे पहले 5-6 क्लाइंट मिले लॉकडाउन के दौरान ही। अब वो पता नहीं वो मुझे देख के आए थे कि वो डर से आए थे पीटी लेने, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे पहले क्लाइंट थे। So this we're talking about online coaching. ऑनलाइन कोचिंग। और इसमें आपने अप्रोच कैसे करा था? दिस वाज ऑल इंस्टाग्राम? मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपने अपलोड किए थे और वहाँ से लोग, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, वहाँ से लोग देखते थे वीडियोस और मुझे डीएम करते थे। और मैं वहाँ प्रॉपर लिखता था कि डीएम मी फॉर ऑनलाइन असिस्टेंस, ऑनलाइन गाइडेंस, कोचिंग के लिए। तो इसके लिए फॉर्मल कोचिंग ली थी आपने, ट्रेनिंग देने के लिए? इसके लिए सर्टिफिकेशन? मैंने सर्टिफिकेशंस किया था। मेरा ईसा का है, हार्वर्ड का है, और अभी एक सर्टिफिकेशन और चल रहा है ईसा का। तो मेरे पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये मैंने लिए थे। और अभी भी मैं और लेने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा, क्योंकि ये नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता है। और सर्टिफिकेशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस, प्लस आप खुद के लेवल पे कितनी रिसर्च करते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको
जो चीज़ सीखने को मिलती है एक्सपीरियंस से और आप अपनी रिसर्च जो करते हो, वो कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि वो सर्टिफिकेशंस में वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपको नहीं मिली है। बहुत सारी चीज़ जैसे बायोमैकेनिक्स है, वो सब चीज़ें उसमें नहीं सिखाया जाता उस लेवल पे। बायोमैकेनिक्स बहुत डीप है, ये जितनी भी जिम की मशीनें बनी है ये बायोमैकेनिक्स के सिद्धांतों पे ही बनी है। तो आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे, आप बहुत लॉन्ग रन में एक्सरसाइज कर पाओगे, जॉइंट्स को सेफ रख पाओगे। मेरा गोल यही है कहीं ना कहीं, लोगों को इस चीज़ के लिए ज़्यादा पुश करना कि आप जितना वज़न अभी उठा पा रहे हो 65-70 की एज में भी उतना ही उठा पाओ, आप उस समय भी अच्छा खासा लिफ्ट कर पाओ। अपनी जॉइंट हेल्थ को रिस्पेक्ट करके ही ये चीज़ पॉसिबल है। इस पे फिटनेस फिलॉसफीज पे आपके एक अलग से सेक्शन रखते हैं, बट अभी उसी पे आते हैं कि यू स्टार्टेड ऑनलाइन कोचिंग। हाँ, ठीक है, देन ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी मैंने और मुझे 5 पहले क्लाइंट मिले और वो पैसा मैंने मम्मी के हाथ में रख दिया। मैंने कहा मम्मी ये है। मम्मी को बहुत खुशी हुई। अब वो बहुत कम पैसे थे, वो कुछ अराउंड 18-19 हज़ार रुपये ही थे और मम्मी को बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो हुआ, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज़। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय। 18,000 रुपये लाइक ऐसा था कि मुझे 18-19 लाख रुपए मिल गए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ दिखानी थी घर वालों को लाके कि इस चीज़ से भी पैसा कमाया जा सकता है, इस चीज़ में भी पैसा है। वो मैंने मम्मी को दिया, मम्मी बहुत खुश हुई। और जब वो 18,000 रुपये हाथ में आए ना, तो मुझे एक मोटिवेशन मिला। मनी इज़ ऑलवेज अ मोटिवेशन। आपको पैसा आपको मिलता है तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है अपने आप। मैंने कहा कि इसको ये तो बढ़िया चीज़ है, इसको और करते हैं। मैं रोज़ सुबह जाता था 8 बजे छत पे। गर्मी का सीज़न चालू हो गया था, तेज़ धूप रहती थी, मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, एकदम डायरेक्शनलेस। बस मुझे ये पता था कि ये 18,000 रुपये इसी चीज़ से आए हैं, तो मुझे ये रोज़ करना है। तो मैं रोज़ सुबह जाता था छत पे और वही धूप में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ DME फॉर पेड गाइडेंस। और वो अभी भी मैं लिखता हूँ, अभी तो मेरी खुद की वेबसाइट भी है। तो वो चीज़, और सच में ये चीज़ काम कर गई। और ये ऑनलाइन जो आपको क्लाइंट्स मिलते थे, ये अलग अलग स्फेयर ऑफ इंडिया से आ रहे थे या इवन आउटसाइड इंडिया से आ रहे थे? क्या हो रहा था? आउटसाइड इंडिया से तो नहीं आ रहे थे, इंडिया वाले ही थे सारे। और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे, या फिर कोई बच्चा अप्रोच कर रहा है अपने पापा के लिए, वो शायद इंस्टाग्राम पे ना हो उसके पिताजी, तो वो मुझे अप्रोच कर रहा है कि मुझे अपने पापा के लिए इनरोलमेंट लेना, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चलता रहा। और जहाँ पे सबका डाउनफॉल चल रहा था लॉकडाउन में, मुझे क्लाइंट्स इतने मिल गए थे कि मैंने लॉकडाउन में ही अक्टूबर में शायद थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने छूट दे दी थी, आप बाहर जा सकते हो, ये कर सकते हो कुछ। अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ। मेरा 11 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, बर्थडे आता है। मैंने 13 अक्टूबर को अपनी पहली कार ली थी, मतलब जब पहली इनकम थी मेरी उसी महीने। हाँ, 18,000 रुपये मार्च में मैंने चालू किया था और अक्टूबर में मैंने अपनी पहली कार ले ली थी। और वो कहीं ना कहीं गुस्सा था कि मुझे ये दिखाना है लोगों को, जो लोग, ये जो आंखें हैं ना जो लोगों की मेरे ऊपर पड़ती थी इस नज़र से कि क्या करेगा इंसान अपने जीवन में, मुझे उन लोगों को दिखाना था। और लिटरली जब मैं लेके आया था अपनी पहली कार, तो मामा वामा सब मेरे जितने भी हैं वो सब लोग देख के उसको एकदम आश्चर्य कर रहे थे कि कैसे ले आया ये, कहीं से उठा के। मामा ने लिटरली बोला था कहीं से उठा के तो नहीं ले आया, चोरी करके तो नहीं ले आया कहीं से, बैंक वाले पीछे तो नहीं आ रहे हैं तेरे। मैंने कहा अरे मामा मैंने खरीदी है। और वो बहुत अभी भी मेरे चेहरे पे स्माइल है। मुझे वो इतनी अच्छी मोमेंट थी जब मुझे ऐसा लगा था। और मम्मी पापा का नेक्स्ट लेवल पे था, उनको तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि कार आ जाएगी 6 महीने में, जबकि 6 महीने पहले लग नहीं रहा था कि कुछ होगा, कुछ भविष्य भी है इसका। तो वही है, आप अगर मेहनत करते हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। आप मेहनत करते हो तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है हारने का। आप हारते तब हो जब आप मेहनत करना बंद कर देते हो, जब आप रुक जाते हो। जब आपके अंदर से ये डर खत्म हो गया है हार का, तो बस फिर तो मैं गलत नहीं हूँ अगर आपने मुझे बताया था कि ऑनलाइन कोचिंग इस समय आपकी सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर कोई अभी बडिंग ऑनलाइन कोच इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना कमाया जा सकता है, कितना आप एक्चुअली हेल्प कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर डे, बिकॉज टाइम जाता है, इंडिविजुअल आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी पड़ती है। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्निंग इन ऑनलाइन कोचिंग? ऑनलाइन कोचिंग में आज के समय में मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी है। सोर्स क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन का, आप सच में उतने लायक हो कि सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर दोगे।
कोई क्लाइंट है 120 किलो का, उसको अपने उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको थायराइड की समस्या है, पीसीओडी पीसीओएस लेके आ रहे हैं, आप के अंदर काबिलियत है उस चीज़ को हैंडल करने की। आप ऐसे तो कुछ भी डाइट दे दोगे, उसकी वो चीज़ और ख़राब हो गई, कुछ भी एक्सरसाइज दे दोगे उसको जॉइंट में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, कैसे करोगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फॉर्मेशन आपकी और आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मायने एक चीज़ रखती है जो आपको क्लाइंट ला के देगी, वो ये है कि आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो, आपकी रीच कितनी है। सोशल मीडिया अगेन है, सोशल मीडिया आप कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हो। अगर आप अभी चालू कर रहे हो तो पूरा का पूरा फोकस, अब चालू कर रहे हो, इट मीन्स आपका इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट क्लियर है, आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। अब आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए खुद का प्रमोशन कैसे किया जाए। आपको इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप खुद का प्रमोशन करो। ये सेल्फ प्रमोशन से आप कैसे भी कर सकते हो, अपनी फिजिक दिखाओ, आप रील डालो, आप पोस्ट करो नॉर्मल, और आपका प्रमोशन पार्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली क्लाइंट यही देख के आएगा कि आप कितना ज़्यादा उनकी आंखों के सामने आ रहे हो। और अगर वायरल नहीं हुआ आपका कंटेंट तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अर्न करना, लेकिन तब भी आप पैसा कमा सकते वायरल तो फिर भी सेकेंडरी शिवम। इसमें मैं जो आई कीप हियरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, मैं जिम में जाता हूँ आजकल, ट्रेनर्स वगैरह जो आज से 5 साल पहले बातें करते थे कि यार बॉडी कैसे बनानी है, ये बॉडी पार्ट कैसे इंप्रूव करना है, ये बॉडी पार्ट कैसे इंप्रूव करना है, नाउ आई एम सीइंग कि मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस होते हैं कि यार मैं अपनी क्रिएटर जर्नी कैसे बनाऊँ, ठीक है, मैं कैसे एक अच्छा क्रिएटर बनूँ, राइट। और उसमें भी वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे सीधा एंटरटेनमेंट का कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूँ। और जो सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन मैंने देखा है कि लोग बहुत शाय होते हैं, राइट। अब वो जो अंदर खुद एक्चुअल में है उसको भी बाहर नहीं ला पाते, तो उसके लिए आपके जैसा एक्सपीरियंस क्रिएटर क्या टिप्स देगा कि कोई नया बच्चा, कोई नई बच्ची अपने आप को कैमरे के सामने कैसे ला पाए? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक अपने रूम को बंद करो, मिरर के सामने खड़े हो और आप खुद से बातें करो और देखो खुद से बातें करने में कौन शर्माएगा। आपको पता है रूम बंद है, आप खुद से बातें करो, आप और उस इंसान को जो आपको दिख रहा है उसको वही चीज़ समझाओ जो आप बताना चाहते हो कैमरे पे। मैंने ऐसे किया था और ये मेरे केस में काम किया। लेकिन फिर मेरे पास ऐसे भी लोग आए कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो पागल हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ। इवेंचुअली आपको कैमरे के सामने आना ही पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको इवेंचुअली कैमरे के सामने आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और उसको डालना पड़ेगा। शुरू में लोग बोलेंगे कि क्या कर रहा है, क्या बकवास चीज़ है ये, क्या क्रिंज है ये, बंद करिए। लेकिन एक दूसरा साइड है जो हम नहीं देखते हैं और डिमोटिवेट होकर पीछे हट जाते हैं, वो ये है कि आप खुद को तराश रहे हो। आप आपके हाथ में जो ब्लेड है ना, आपका जो ये टैलेंट है, जो स्किल आप जो इम्प्रूव कर रहे हो, आप उसको तराश रहे हो। आप लगातार इस चीज़ को करते रहो, वो एक दिन इतनी शार्प हो जाएगी वो चीज़ कि लोगों को वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि ये तो बहुत क्रिंज है, लोगों को वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। यही हुआ है मेरे साथ भी। आदमी को ना सबसे ज़्यादा शाइनेस होती है कि मेरे जान पहचान वाले लोग मेरे को क्या बोलेंगे। हाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है। जो अननोन बोलेगा वो तो फिर भी ठीक है, बट खासकर मेरे दोस्त लोग मुझे क्या बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, ये ऐसे बनाते हैं कंटेंट। वो अंदर से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। आपके अंदर एक जो क्वेश्चन मार्क है ना कि कैसे ये चीज़ मैं बोल दूं कैमरे के आगे और कैसे इस चीज़ को अपलोड कर दूं। कुछ भी हो सकता है वो। जैसे मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, मेरे 3-4 कैरेक्टर हैं। अब एक कैरेक्टर है वो पेट वाला है, इंदौरी भैया, ठीक है, वो शर्ट के अंदर मैं पेट फंसाता हूँ, वो है डमी टाइप का। तो वो जब कैरेक्टर में लाया था, क्योंकि मेरा इंदौरी एक्सेंट बहुत अच्छा है, मैं इंदौर में रह रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मेरा वो एक्सेंट अच्छा है। अब वही सेम चीज़ कैमरे के सामने लाना बहुत टफ है और अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि क्या क्रिंज है, बंद कर इसको। लेकिन फिर यही बात है कि आप वो चीज़ सोच के अगर पीछे हट जाओगे तो फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे। आपको ये डिसीजन लेना ही है इस चीज़ को लेके कि आपको अगर करना है, इसमें कुछ बड़ी चीज़ हासिल करनी है इसमें अगर, तो वो है आपकी इंगेजमेंट। अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो इंगेजमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी। सोशल मीडिया, इट इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया आज के समय में। आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हो, अपना कंटेंट भी बना रहे हो, यूट्यूब भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी चला रहे हो। हाउ डू यू मैनेज योर डे? मेरा जो
3 बजे उठते हो क्या? यूट्यूब कंटेंट जो मेरा क्रिएशन है उसमें मुझे ये इंस्टाग्राम का जो रील मैं बनाता हूँ उसमें मुझे दिन भर का 1.5 घंटा लगता है बस। उसमें मैं स्क्रिप्ट सोच लेता हूँ, उसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, मेरा काम ख़त्म। उसके बाद मेरा ज़्यादातर टाइम क्लाइंट्स के साथ गुजरता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो बना के मैं अपलोड कर दूंगा सोशल मीडिया पे, मैं अपने दिन का 10% कंटेंट क्रिएशन पे देता हूँ बस। मैं फुल टाइम इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ मैं फुल टाइम, मैं एक कोच हूँ उससे पहले। तो मेरा ज़्यादातर टाइम क्लाइंट्स के प्लान बनाने में, क्लाइंट्स के साथ उनके साथ बातें करने में, कॉल पे बीतता है। ये जो आप अब कुछ 7-8 सालों से आप ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हो, राइट? इसमें कुछ इंसाइट्स बताइए कि इंडिया में जो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, उसमें से टॉप 2 या 3 कौन सी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं? टॉप प्रॉब्लम तो थायराइड की रहती है, पीसीओडी, पीसीओएस, और उसके अलावा फीमेल मेल? फीमेल मेल मैं दोनों को ही ट्रेन करता हूँ। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो रहती है जॉइंट की, कि मुझे ना नी में पेन है, मुझे स्लिप डिस्क हुई है क्योंकि मेरा जो ट्रेनर है उसने गलत तरीके से एक्सरसाइज करवाई है। इस तरीके से मेरे पास आते हैं। स्टेरॉइड के केसेस आते हैं, ड्रग अब्यूज़ हुआ है कि मुझे मेरे ट्रेनर ने फैट कम करवाने के लिए क्लेन दे दिया, ये केस आया है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स जो हैं उसका अब्यूज़, मतलब ज़रूरत नहीं है जिन सप्लीमेंट्स की वो भी ऐड कराए गए हैं। अब जैसे कैफ़ीन है, कैफ़ीन एक मुझे बहुत प्यारा सा सप्लीमेंट लगता है। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि आपके टॉप 2 सप्लीमेंट्स कौन से हैं, तो मैं वे प्रोटीन और कैफ़ीन बोलूँगा। लेकिन कैफ़ीन की भी एक लिमिट, एक हद है। आप 400-500 mg के आसपास दिन भर का 2 पार्ट में ले लो, लेकिन वहाँ 800 mg कैफ़ीन दिया जा रहा है क्योंकि उनको फैट कम करवाना है। तो जो टॉप मेजर इशू अगर मैं बताऊँ तो वो है गट हेल्थ और जॉइंट हेल्थ। ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादातर देखने को मिलती है, और उसी को मैं पहले फिक्स कराता हूँ एक्सरसाइज सिलेक्शन से, फूड सिलेक्शन से, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। गट हेल्थ मेरी भी बहुत पुअर थी, मेरी हिस्ट्री रही है IBS की, तो मैं समझ पाता हूँ उनकी समस्या। चलो अब आप थोड़ा फिटनेस फिलॉसफीज की तरफ चलते हैं, राइट? सो व्हाट आर द टॉप 3 फिटनेस फिलॉसफीज दैट यू फॉलो? वही मैंने बताया, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एक्सरसाइज सिलेक्शन अपना अच्छा रखो, आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करो ताकि आप बुढ़ापे में भी वजन लिफ्ट कर पाओ, और करते हैं लोग। आप अपनी गट हेल्थ, कुछ भी मत डालो, आपकी बॉडी डस्टबिन नहीं है, कभी भी मत डालो, कुछ भी मत डालो, उल्टा सीधा मत डालो अपने शरीर में। मैंने बताया ना कि मैंने शायद नहीं बताया, मैं 2022 में मैं शायद डिप्रेशन में चला जाता अगर मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करने लग गया था बीच में, जिसको मैंने छोड़ा है, जो कि एक मेजर रीज़न है मेरे IBS का। तो वही चीज़ है, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी बॉडी है, आपको इसको ध्यान देना है, और इसमें कुछ भी कचरा नहीं डालना है, तो ही आप लॉन्ग रन में ये आपको हेल्प करेगी, तो ही आप 80 साल की उम्र में एक अच्छी हेल्दी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होगे। ये चीज़ है। हम लोग शिवम देखते हैं, शिवम इज ऑलवेज 6 पैक। तो शिवम क्या हैप्पी बर्थडे नहीं मनाता? शिवम क्या केक नहीं खाता? शिवम क्या पार्टी नहीं करता? मैं करता हूँ, मैंने बताया ना, मैं 2022 तक सब करता था। मैं रोज़ दारू पीता था, मैं इतना ज़्यादा पीने लग गया था। मैं रेस्टो बार में ही, शिवम मोस्ट ऑफ द टाइम, शिवम एक फिटनेस कोच है, एक कंटेंट क्रिएटर है, फिटनेस कोच है, और वो रेस्टो बार में बैठा हुआ है। दोपहर में मैं दारू पी रहा होता था, मेरा ऐसा सीन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम आप कहोगे कि मैं अब्यूज़ करना चालू कर दिया था उसको। और ये आदत मुझे कैसे लगी थी कि यार अब तो पैसा आ रहा है, अब तो आपने कार भी ले ली है, सब कुछ सही है, क्लाइंट्स भी मिल ही जा रहे हैं इवेंचुअली, तो अब वो लाइफ हम जीते हैं जो आपने एक्सपीरियंस नहीं करी आज तक। शिवम, मैं खुद को बोलता था, शिवम वो करके देखते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं किया आपने आज तक। क्या करते हैं लोग वीकेंड्स पे जाके? वो पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो शिवम भी करने लग गया, मैं भी जाके करने लग गया, और वो करते करते वो वीकेंड की पार्टी वीकडेज में शिफ्ट होने लग गई, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आने लग गया था और पैसा था मेरे पास, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स मिल रहे थे। एक दिन मुझे खुद से नफरत हो गई, मैं बैठा हुआ था दोपहर में, मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास कोई नहीं है, वो रेस्टो बार में वो इंसान बैठा है जो वो सर्व कर रहा है, बस वही है, और मेरे आसपास कोई नहीं है। मैं अकेला ही बैठ के वहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, एक तरफ क्लाइंट का प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ,
और एक तरफ वहाँ पे विस्की रखी हुई है, दोपहर में अकेले ही पी रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मुझे खुद से घिन आने लगी, मुझे खुद से नफरत होने लगी कि एक तेरे पिताजी हैं जो आर्म फोर्सेस के लिए इतना, इंडियन आर्मी में है, आर्म फोर्सेस में है, वो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और एक तुम हो जो ये छोटे से काम के लिए, एक्चुअली मुझे क्या होता था, मुझे टेंशन हो जाती थी क्लाइंट्स का ये बनाना है वो बनाना है, तो उसके लिए मैं कभी भी चले जा रहा था। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी मेरी 2022 में, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ को खुले में बताने में। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये चीज़ शेयर करता हूँ और उनको इंस्पायर करता हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो। तो मुझे खुद से घिन आने लगी कि यार ये चीज़ गलत है शिवम, इस चीज़ को छोड़ना। आप आसपास देखो कोई भी नहीं है आपके, और आप ऐसे ही रह जाओगे अकेले अगर इस चीज़ को करते रहते हो तो। क्योंकि वो मेरे फिटनेस पे वो चीज़ अफेक्ट कर रही थी, मेरी फिटनेस को। मेरा फैट बढ़ रहा था, मुझे मूड स्विंग्स होते थे, मुझे समय पे नींद नहीं आती थी, और ऐसे समय पे नींद आ रही है जब काम करना है। मेरे घर वालों को भी पता था कि मैं पीता हूँ। आज के समय में लोग छुपाते हैं, मैं बता देता था घर पे, और मैं ये बोलता था अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं तो पीता हूँ, और क्योंकि मैं तो पैसे भी कमा रहा हूँ ना, अब तो मुझे होनी चाहिए आज़ादी इस चीज़ की। एक फिटनेस कोच ऐसा कर रहा है, और ये मैंने पहले भी शेयर किया है, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी कई बार शेयर किया है। आई रिमेम्बर इट। हाँ, फिर मैंने सोचा कि शिवम इसको पूरी तरीके से अगर नहीं छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाओगे। भगवान आपकी मेहनत से खुश होकर आपको जो जो चीज़ें दे रहा है ना, एक चुटकी में आपसे छीन लेगा, एक चुटकी में आप समय भी नहीं लगेगा इस चीज़ में। क्योंकि जिस चीज़ से लोग आपसे मोटिवेट होकर आपके पास आ रहे हैं, आप दारू पी के उसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। तो वो डेट मुझे आज भी याद है, 31 दिसंबर 2022। उस दिन के बाद से मैंने छोड़ दी पूरे तरीके से, और मेजर गट इशू थे उस समय मुझे जब मैंने छोड़ी थी, और वो इशू 40% रिड्यूस हो गए थे जब मैंने छोड़ी। एक हफ्ते में आपकी बॉडी कितना झेलती है, एक ह्यूमन बॉडी कितनी सुंदर चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है। आप बुरी आदतें छोड़ के तो देखो, आप खराब चीज़ें एलिमिनेट करके तो देखो। और बिल्कुल एक दिन में कोल्ड टर्की छोड़ दी, कोई इसके लिए स्टेप्स, कोई कोचिंग, कोई मेंटरशिप, कोई मेंटरशिप नहीं, कुछ नहीं। आपके हाथ में है आपका शरीर, और आपके हाथ में है आपका डिसीजन। आपको ये चीज़ अगर छोड़नी है तो यू जस्ट गो कोल्ड टर्की ऑन इट। आपको ज़बरदस्ती छोड़नी ही पड़ेगी, वो चाहे दारू हो, चाहे आपका ईटिंग पैटर्न, आप कुछ भी खा लेते हो, पिज़्ज़ा बर्गर आपको चाहिए ही चाहिए, वो चाहे सिगरेट हो, वो चाहे कोई सी भी लत हो, कसम खा लो कि आज के बाद से ये चीज़ नहीं होगी। और ये चीज़ काम करी मेरे लिए, और उस दिन के बाद से मैंने नहीं पी। बट व्हाट आई जनरली सीन इज कि एडिक्शन ब्रेक तब जल्दी वर्क करता है जब आदमी को खुद में रिजल्ट्स देखने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनली आप मोटिवेट हो जाते हो। या तो रिजल्ट दिखने चालू हो जाए, या तो आदमी को घिन आने लगे खुद से। मेरे सीन में मुझे तो रिजल्ट दिख ही रहे थे, मेरी बॉडी बन रही थी, मैं बॉडी बनाते के साथ पीने लग गया था, क्योंकि मेरे पास पैसा आने लग गया था। वो होता है ना कि अब तो सारे शौक पूरे करेंगे, करो, लेकिन ये चीज़ मत करो कि आप खुद की बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हो। बट वापस मेरे फेवरेट पार्ट पर चलते हैं, जो आपके यहाँ मैं देखता हूँ, इज आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस होता है, और उसकी टाइमिंग तो जैसे मैं बोला कि अक्षय कुमार लेवल पे आपकी टाइमिंग है। कैन यू वॉक अस थ्रू द क्रिएटिव प्रोसेस? ये जैसे एक आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नेक्स्ट कंटेंट बनाना है, हाउ डू यू गो थ्रू दिस? मैं पहले तो रील देखता हूँ कि ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा। जैसे वो अभी चला था बीच में कन्हैया मेरा छोटा भैया, तो क्या मैं उसको कर सकता हूँ सेम जैसा वो एक्ट कर रहा है, क्या मैं वैसा कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है तो मैं उस मीम को ही रिक्रिएट करता हूँ अपने कैरेक्टर्स का यूज़ करके। तो पहला जो सोर्स है वो इंस्टाग्राम खुद ही है। इंस्टाग्राम हब है पूरा एंटरटेनमेंट का, और आप वहाँ से चीज़ें चुरा सकते हो, लेकिन आप उसको अपने तरीके से डालो। सेम वही चीज़ कर दोगे जो चीज़ वायरल है तो फिर क्या। मैं चाहता तो वही मीम कन्हैया वाली लगा देता, लेकिन मैं खुद ही वहाँ पे वो बन गया आदमी, और फिर मैंने उस क्या कहते हैं रील बनाई। तो मैं वहाँ से आइडिया लेता हूँ, मैं वहाँ से मोटिवेशन लेता हूँ रील से, और नहीं तो फिर कभी कभी जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनसे ही मैं एक आम इंसान के जीवन में क्या होता है। उसके पिताजी होते हैं थोड़े से गुस्सैल, मेरे पापा तो जो दुबे जी का कैरेक्टर है वो वही बताता है। जो मेरे पापा रियल लाइफ में हैं वही वो कैरेक्टर है दुबे जी का, जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं कभी,
वो बहुत प्यार करता है, वो इनडायरेक्टली दिखा देगा, लेकिन वो डांटेगा चेहरे पे अगर आप गलत चीज़ करोगे तो वो वहाँ से वो कैरेक्टर पापा का इंस्पिरेशन है। एक पिंकू पांडे कैरेक्टर है। इन सबको मैं मिला जुला के कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही देता हूँ, जो एक आम इंसान अपने दिन भर में कुछ ना कुछ फेस कर रहा होता है। बस फिटनेस का टॉपिक जैसे हाँ, वो इम्पोर्टेंट आया ऑन गोइंग रील से या क्या चल रहा है, फिटनेस का आज मैं कौन सा टॉपिक उठाऊं, कौन सा कि उससे नहीं जोड़ूं। उठाऊं? ये बहुत कठिन चीज हो जाती है मेरे लिए कि मैं, चलो अब कहानी तो बन गई, अब इस कहानी के साथ कौन सा ऐसा चीज जोड़ूं जो फिटनेस वाली हो, जिसमें इंफॉर्मेशन भी मिले, सिर्फ हंस के ना जाएं लोग मेरे पास से, लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। तो ये चीज मेरे लिए बहुत कठिन हो जाती है। नहीं तो मैं एक पूरी मूवी बना दूं जो कि पूरी हंसी ठिठोली वाली हो, मेरे पास इतने सारे आइडियाज रहते हैं, मैं पूरी की पूरी मूवी बना दूं, लेकिन इवेंचुअली मुझे उसको इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करना रहता है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जैसे क्या बॉडी बनाने के लिए जिम जाना ज़रूरी है, तो मैं जाता हूँ दुबे जी के सामने। ये अभी मैंने सोचा है, अभी ही सोचा है, ठीक है। मैं जाऊँगा अपने पापा के पास, और पापा मेरे यहाँ अखाड़े बुद्धि वाले। मैं बोलूँगा दुबे जी से जाके कि क्या मैं, पापा मुझे पैसे दो, मुझे जिम जाना है। पापा बोलेंगे कि ये मशीन की ही बॉडी हो जाएगी तुम्हारी, फिर मशीन जैसे ही हो जाओगे तुम, अखाड़े अखाड़े जाओ, मिट्टी में पहलवानी करो। तो फिर मैं जिद करूँगा, पापा वहाँ लपड़ मार देंगे। अब ये तो मैंने एकदम बहुत बेसिक तरीके से बता दिया। वो जब एक्ट करता हूँ ना मैं, तो मैं रीटेक भी लेता हूँ, वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो काफ़ी सुंदर दिखता है। और जब तक वो सुंदर नहीं दिखता है मैं अपलोड नहीं करता हूँ उसको। तो फिर वहाँ पे जैसे ही दुबे जी का चांटा पड़ता है, तो फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन चालू हो जाता है। अब मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे जॉइंट अपने हेल्थ की बात कर लूँ, या फिर यहाँ पे मैं अखाड़े के बारे में बता दूँ कि हाँ बॉडी कहीं पे भी बनाई जा सकती है, या फिर मैं इसको जिम बेस्ड और बॉडी वेट एक्सरसाइज हाइब्रिड ट्रेनिंग में डाल दूं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन खुल गए कि इस वीडियो को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, और ये पूरा 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। 1.5 घंटे में स्क्रिप्ट सोच के एग्जीक्यूशन के साथ दुबे जी का एक्ट होने के बाद अपलोड हो जाना, ये 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कि मैं 5-5 घंटे कंटेंट क्रिएशन में दे रहा हूँ। और अभी मैं जब लॉन्ग फॉर्मेट में अभी शिफ्ट हुआ हूँ, अभी ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे दिन भर का रिकॉर्ड करना रहता है जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी हेक्टिक है। तो जितने भी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ यार, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लॉन्ग फॉर्मेट में। आई थिंक वो दोनों की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। लॉन्ग वो फॉर्म चीज़ की है। जिनको आदत होती है उन्हें लगता है यार शॉर्ट फॉर्म है और मेरे को इतनी नॉलेज देनी है, मैं कैसे दे दूं। हाँ हाँ, राइट। तो दोनों ही लिमिटेशंस है, दोनों की अपनी अपनी रीच है, अपने वो चीज़ है। हाँ, शॉर्ट फॉर्मेट में आपको रीच आराम से मिल जाती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में भी कुछ 5 सेकंड की रील होती है जहाँ पे एकदम से क्लिप्स आ रही है 3-4, उन पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन जो 60 सेकंड की रील रहती है उन पे कंपेरेटिवली व्यूज़ कम आते हैं। 60 सेकंड की रील पे भी व्यूज़ ले आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोग पता है कैसे हो गए, लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए, लेकिन उन्हें चाहते हैं ये 10 सेकंड में समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़। या तो फिर लोग ऐसे भी हैं जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और बढ़िया लंबे फॉर्मेट वाला वीडियो देख रहे हैं, वो 25 से 30 मिनट वाला वीडियो वो देख रहे हैं। ये चीज़ में भी लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब थोड़ा सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड लॉट ऑफ आपके कमेंट्स आते हैं। इंडियन न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में टॉप 3 मिथ्स क्या हैं सप्लीमेंट्स को लेकर? सप्लीमेंट्स को लेके टॉप 3 मिथ्स, तो पहला तो यही है कि सप्लीमेंट लोगे तो आजकल न्यूज़ देख के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। पहला मिथ यही है कि सप्लीमेंट से तो लोगों की डेथ हो रही है, तो आपको सप्लीमेंट लेना ही नहीं है। मुझे बहुत सारी बार क्लाइंट्स अपने पेरेंट्स से बात करवा रहे होते हैं कि मेरे पापा को मना दो ना सर कि वो मेरे को क्रेटीन लेने दें। फिर मैं उनके पिताजी से बात करता हूँ, तो उनके पापा कहीं ना कहीं मेरे पिताजी जैसे साउंड कर रहे होते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ मैं क्या समझाऊँ, मैंने आपको इनरोल किया है कोचिंग देने के लिए, अब मैं आपके पापा को कैसे समझाऊँ कि क्रेटीन इज टोटली फाइन अगर अच्छी जगह से ले रहे हो तो बात ये है कि यही है सबसे बड़ा मिथ कि एक जगह कहीं पे अगर कुछ चीज़ खराब आती है, कोई न्यूज़ आ जाती है, तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट डालती है। और हमारे माता पिता भी उसी में हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो स्टूडेंट है वो फिट रहना चाहता है, लेकिन
पैसे तो इवेंचुअली मम्मी पापा ही देंगे ना, क्योंकि मैं रह चुका हूँ। मैं जब मम्मी पापा से पैसे मांगता था इन सब चीज़ों के लिए, तो उस समय तो खैर मम्मी पापा को पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन जहाँ मैं बोलता था कि प्रोटीन पाउडर है मम्मी, वहाँ पे उनके दिमाग में वही आ जाता था, नहीं नहीं नहीं, तो गलत चीज़ है, इससे दूर रहना है, क्या करोगे इसको खा के, कुछ हो गया तो लीवर खराब हो जाए। तो पहला मिथ तो यही है। दूसरा मिथ ये है कि ये दवाई होती है, डॉक्टर बोलेगा तो लेंगे, लेकिन डॉक्टर कुछ फालतू की ही चीज़, कोई सा ऐसा सप्लीमेंट कोई डॉक्टर रिकमेंड कर दे जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो अब मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि इस ब्रांड का हम ले रहे हैं, और जब मैं उसका लेबल पढ़ता हूँ तो उसमें एक चम्मच से वाइट शुगर खा लो उससे भी ज़्यादा शुगर रहती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको ये डॉक्टर ने लिख के दिया है? बोलते हैं हाँ। अब उसमें प्रोटीन कंटेंट 100 ग्राम में 12 ग्राम रहता है। 100 ग्राम अगर खा रहे हो तो 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन उसमें शुगर आपको मिल रही है 40 ग्राम, तो कैसे काम चलेगा? तो वो समझाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनकी मम्मी कहती है नहीं 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 नहीं, ये तो डॉक्टर ने लिखा है, आप तो ट्रेनर हो ना आप वाला इतना महंगा है, ये डॉक्टर ने तो सस्ता वाला लिखा है, ये खाएगा हमारा बेटा। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी समझा पाना। ये आपने न्यूट्रिशन टेबल इतनी प्रिसाइज बताई है कि मेरे को तो ब्रांड का नाम समझ में आ गया। अगर ऑडियंस को आता है और कमेंट में लिखे तो इंटरेस्टिंग होगा। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ है। आप इतने टाइम से हो इस इंडस्ट्री में, सो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और शायद आप भी एग्री करोगे, यंगस्टर्स में फिटनेस काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है। 16 साल 17 साल 18 साल में देखने की दे आर अप्रोचिंग जिम एट अ मच यंगर एज जो हम लोगों ने अप्रोच किया था। एग्जैक्टली हाँ, मुझे तो जिम वो 200 रुपये वाले से चालू किया था, लेकिन आज के समय में लिटरली, और ये बहुत अच्छी बात है, लोग सच में पैसा इकट्ठा करते हैं अच्छे जिम जाने के लिए, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा था 16 साल का, उसने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और उसने काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था, अपनी पूरी कहानी सुनाई थी कि भैया ऐसे ऐसे है, मैं बहुत बुली होता हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, और मुझे बहुत ख़राब तरीके से स्कूल में मेरे दोस्त लोग चिढ़ाते हैं, ये सारी बातें उसने मुझे बताई। मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने वहाँ पे मैसेज टाइप किया कि हम कॉल पे बात करते हैं। मैं उससे कॉल पे कनेक्ट हुआ, मैंने उसको समझाया, मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात करी, बस इतनी बात हुई। मैंने समझा कि हाँ, इनको आप थोड़ा वॉकिंग रनिंग वनिंग चालू करो। 3 महीने बाद वो बच्चा आता है अपना कुछ 7-8 किलो वज़न कम करके, और वो मेरे साथ इनरोलमेंट लेता है। वो ही बच्चा, उसने बोला कि भैया ये जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ये अभी तो पार्ट पेमेंट है, ठीक है, बाकी का जो अमाउंट है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन भैया मुझे ना फिट होना है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा वो चाहता तो वो जो पैसा इकट्ठा किया है वो कुछ चीज़ खरीद लेता, फोन खरीद लेता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत, लेकिन वो मेरे पास आया और उसने बोला कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है। मैंने वो पैसे नहीं लिए, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुझे ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैं तेरा इनरोलमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इवन ये सारे कोचेस को करना चाहिए। अगर कोई बच्चा इतने ज़्यादा पैशन के साथ आपके पास आता है ना, तो आपको उसको बताना चाहिए, आपको उसको गाइड करना चाहिए। ऐसे ही लोगों के अंदर ये चीज़ आएगी कि हाँ, फिटनेस इज़ अ थिंग, इसमें भी स्कोप है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर सही गाइडेंस आपको मिले। इंडिया में सही गाइडेंस नहीं मिलता है, इंडिया में सही तरीके से बताया नहीं जाता है, बेस बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से या तो गलत रास्ते चले जाते हैं बच्चे एनाबॉलिक स्टेरॉइड की तरफ, और या फिर वो इधर ही रह जाते हैं, वो बेसिक सप्लीमेंट्स के साथ एक बेसिक सा जिम भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मना कर दिया जाता है उनको। सो ये जो आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात बोली, राइट, सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी एक राइज हो रहा है, राइट, जो थोड़ा अलार्मिंग भी है। बट अगर आप एक 17 साल 18 साल 19 साल के बच्चे के नज़रिए से देखोगे ना, तो उससे ना रिजल्ट्स बड़ी फास्ट चाहिए। इंस्टाग्राम की दुनिया है, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, दोस्तों को दिखाना है, ठीक है, तो उसको प्रेशर है कि 3 महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरे को विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखाए दोस्तों के, तो वो और मजाक उड़ाएंगे। हाँ राइट, तो क्या मैसेज, पहले तो इस मेंटालिटी का क्या कर सकते हैं और क्या मैसेज है बच्चों के लिए? सबसे पहली चीज़ कि जिस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑलरेडी ले रहे हैं, जो बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिस तरीके से अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, जिस तरीके से जो भी चीज़ें रखते हैं, बच्चा वहाँ से बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि यार इतना बड़ा बॉडी बिल्डर इतना अच्छा मसल मास कैरी कर रहा है, मैं भी ऐसा दिखूंगा,
जबकि उनको उस बॉडी बिल्डर का पास्ट नहीं पता है कि उस बॉडी बिल्डर ने किस एज में लिए, किस कोच के गाइडेंस में लिए और किस मात्रा में लिए और वो किस लिए ले रहा है। उसके पीछे एक रीज़न है, वो बहुत पैशनेट है अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेके। लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि जल्दी मसल मास बनाने का तरीका एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, तो वो बच्चा उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है और बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाता है। और ऐसी मेरे पास कहानी आई हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 19 साल की एज में इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ऐसे भी आए हैं क्योंकि उनके ट्रेनर ने उनको एनाबॉलिक स्टेरॉयड दिया है। तो ऐसे ये इतनी बुरी हालत है, मतलब आप सोचो 19 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, हाँ। तो फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन में बदलाव लाने पड़े थे। वो चीज़ फिर धीरे धीरे ही इम्प्रूव होती है, धीरे धीरे ही सुधरती है। लेकिन एकदम से किसी के लिए, किसी को ये पता चलना कि इतना ज़्यादा ख़राब कर चुके हो आप अपनी बॉडी को, एक काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग है। वो बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता था। तो ये चीज़, तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का मैं अगर कहना चाहूँ तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप एनाबॉलिक स्टेरॉयड अपनी बॉडी में, आप खुद से सवाल पूछो, आप क्यों डालते हो अपनी बॉडी में स्टेरॉयड? या तो आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, करेक्ट, और बस यही है, आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना, आपको प्रो कार्ड चाहिए, इसीलिए डालते हो। और दूसरा रीज़न मुझे जहाँ तक लगता है ये पहला होना चाहिए, वो ये है कि आपको इवेंचुअली नाम कमाना है, पैसा कमाना है, आपको फेमस होना है। और फेमस होने का सबसे सही तरीका और सबसे फास्ट तरीका आज के समय में मुझे लगता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, आप मसल मास कितना कैरी करते हो। तो यहाँ पे इम्पेशेंट होके लोग ले रहे हैं। तो आप क्यों लेना चाहते हो एनाबॉलिक स्टेरॉयड? क्योंकि आपको इवेंचुअली पैसा कमाना है, आपको फेमस होना है, इज्जत चाहिए आपको। तो ये तो बिना स्टेरॉयड लिए भी आप कर सकते हो। आप अगर अपनी बॉडी को ना खराब करो, आप समय दो 10, 12 साल, 15 साल, आप कर सकते हो बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ क्योंकि, और मैं बहुत सही कर रहा हूँ। मुझे ये फीलिंग आती है कि अभी तो मैं और अपने लिमिट्स को पुश कर सकता हूँ, अभी तो मैं कहीं नहीं पहुँचा हूँ। तो आप कर सकते हो। अब शिवम, मैं आपको कुछ वर्ड्स थ्रो करूंगा। आई वांट टू सी योर रिएक्शन एंड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, राइट? सो नंबर 1, सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन। मेरा रिएक्शन मैंने इस पे बनाया था, रिएक्शन वीडियो पूरा का पूरा। सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? कार्ब वर्सेस प्रोटीन हो गया ये तो। कार्ब वर्सेस प्रोटीन, क्या मैं प्रोटीन की जगह कार्ब ले सकता हूँ? ये चीज़ हो गई। हाँ, सो आई थिंक जो बहुत हम देखते हैं कि कंटेंट बनाने के चक्कर में लोग ऐसे वर्ड्स थ्रो करते रहते हैं, देसी घी वर्सेस वे प्रोटीन, सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन, चना वर्सेस वे प्रोटीन, बादाम वर्सेस वे प्रोटीन। एग्जैक्टली। सबके अपने अपने रोल हैं और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। दोनों कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करते हैं। ये हो गया घोड़ा वर्सेस हाथी। अब मैं कैसे बताऊं, घोड़ा अलग है, हाथी अलग है, ये मैं कैसे इसमें कंपैरिजन करके बताऊं? मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सत्तू ले लूं क्या वे प्रोटीन की जगह? मैं बताता हूं कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इन दो चीज़ों को आपस में। तो फिर समझाना पड़ता है पूरा घुस के कि वे प्रोटीन में प्रोटीन कंटेंट रहता है, वे प्रोटीन से ये फ़ायदे हैं। सत्तू आप एक कार्ब के सोर्स में कंसिडर कर सकते हो। प्रोटीन की जो मात्रा है सत्तू के अंदर वो कम रहती है अगर उसके स्कूप साइज से कंपेयर करें वे प्रोटीन से। तो लोगों को समझाना पड़ता है, समझ जाते हैं लोग लेकिन, और कहीं ना कहीं लोगों को ये पता है। लेकिन कोई बड़ी पर्सनालिटी अगर आके ये बोल देती है कि ऐसा ऐसा है, आपको अगर सेहतमंद रहना है तो नेचुरली चीज़ें पुश करो, तो लोगों के दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो ये नेचुरल नहीं हुआ क्या? हम ऐसे आर्टिफिशियल बॉडी लेके घूम रहे हैं क्या अगर हमने सप्लीमेंट भी ले लिया? तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत डायरेक्शन में फिर यूथ को ले जाती है। बारबेल रोइंग करें या नहीं करें? बारबेल रो, मैं अगर अपना बताऊं, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स के हिसाब से ज़्यादा चलता हूँ, तो इसके पीछे काफ़ी टेक्निकल टर्म्स अभी मैं यूज़ करके समझा भी सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे उस पर भी हेट ही मिलती है कि ये क्या बोल रहा है तू, हमको तो रिजल्ट्स दिखते हैं, हम तो करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास अगर अच्छी एक्सरसाइजेज हैं तो हमको उन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमको ऐसी एक्सरसाइजेज हमारे सामने दिख रही हैं जिससे हमको रिजल्ट्स जल्दी दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा बिल्ड हो रही है, हमको उन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, आप टी बार रो पे शिफ्ट हो जाओ ना, रेजिस्टेंस प्रोफाइल बेटर हो जाएगी, चेस्ट को सपोर्ट मिल जाएगा,
आपका जो लोअर बैक है वो एकदम एकदम खुशी के साथ सपोर्ट करेगा आपको, आप बढ़िया रोइंग करोगे, आपका एंड गोल तो बैक की डेवलपमेंट है ना। तो हाँ, आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। मैं मुझसे कोई बोलेगा कि शिवम बारबेल रोइंग करेगा या टी बार रो करेगा चेस्ट सपोर्टेड, तो मैं चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो करूँगा क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। बिकॉज आई थिंक आप लॉन्जिविटी में बहुत बिलीव करते हो। एग्जैक्टली मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं 80-85 साल की उम्र में भी मैं वर्कआउट करूँ, और होगा ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि मैं अपनी जॉइंट हेल्थ को और अपनी गट हेल्थ को इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, इसको मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग या कैलिस्थेनिक्स? दोनों ही आज के समय में इंडिया में ऐसे ऐसे मंजे हुए कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स आपको देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं क्योंकि बहुत फिट और बहुत क्लीन बॉडी। अब बॉडी बिल्डिंग से कैलिस्थेनिक्स को अगर कंपेयर किया जाए तो गोल ही अलग है। एक बॉडी बिल्डर अपनी फिजिक को तराशता है, अपनी फिजिक पे काम करता है, एक एक मसल पे काम करता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा काबू रख के अपनी गट हेल्थ को ऑन पॉइंट रख के वो चीज़ें पुश करता है। वो उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाता है, वो एक आम इंसान की ज़िंदगी नहीं जीता है और वो खुद को पुश करता है। तब जाके वो लैट स्प्रेड और वो ट्राइसेप्स फ्लेक्स और वो बाइसेप्स चीज़ें हो पाती हैं, क्वाड्स एकदम शेप में आ पाते हैं, एप्स एकदम शेप में दिखते हैं। बॉडी बिल्डर का अलग रोल है, वो बहुत मेहनत करता है। और वहीं देखा जाए तो कैलिस्थेनिक्स में भी उतनी ही मेहनत है। आप कैलिस्थेनिक्स में जब उस बार पे आप झूल रहे होते हो ना, तो आपका दिमाग अगर 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर हुआ ना, कोई दूसरा थॉट है आपके दिमाग में, आपको ऐसी इंजरी होगी जो आपको 6 से 7 महीने 8 महीने बेड रेस्ट पे डाल देगी। तो उस लेवल पे ऐसा स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए आपका कि आपके हाथ में वो बार है, तो बस आपका हाथ बार और आपका दिमाग, बस वही चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा कोई चीज़ आई, आप मुंह के बल गिरोगे। ये चीज़ होती है। तो कैलिस्थेनिक्स में भी उतनी ही मेहनत है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काबू करना है डाइट को, आप अपनी सोशल लाइफ को किल कर रहे हो, और एक बॉडी बिल्डिंग जर्नी में एक सीरियस बॉडी बिल्डर, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हो, और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ काम कर रहे हो। और एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट की, कैलिस्थेनिक वाला जो एथलीट होता है उसकी बॉडी एकदम लीन होती है, एकदम श्रेडेड रहते हैं वो हमेशा ही। वो कितनी भी चीज़ें खा लें, वो कभी भी आपको ऐसे दिखेंगे नहीं आउट ऑफ शेप, क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल इस लेवल का होता है। वो बहुत मेहनत करते हैं, वो उनका कोर वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें कर सकते हैं। Last question, Shivam. How is life as a single entrepreneur? And what I mean by single entrepreneur is when we are working in companies, we have teams, हमारे पास support होता है, ठीक है, फाइनेंस के लिए अलग फंक्शन है, HR के लिए अलग फंक्शन, बाइंग के लिए अलग फंक्शन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वी हैव टीम्स एंड ऑल। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कि आप एक वन मैन आर्मी हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि इस महीने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फिर उसके अगले महीने कैसी है, उस प्रेशर को कैसे झेलते? प्रेशर रहता है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में अगर प्रेशर खत्म हो गया तो मज़ा भी खत्म हो जाएगा। मैं खुद को ऐसी टफ सिचुएशन में जानबूझ के डालता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता। अगर मैं बहुत ही आरामदायक जीवन जीने लग जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ है, मैं दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मैं कहीं आता जाता भी नहीं हूँ, मैं इंदौर में ही रहता हूँ, मैं अपना प्रॉपर अपनी मील लेता हूँ समय पे, क्लाइंट से बात करता हूँ, मुझे ये लाइफ पसंद है, इसलिए मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को एंजॉय कर पाता हूँ। मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ अपना लैपटॉप कैरी करूँ, अपना फ़ोन कैरी करूँ, मैं समय पे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करूँ, मैं अपनी डाइट का खास ध्यान रखूँ। ये चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि मैं ऐसी जगह ही ट्रैवल करूँ जहाँ इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो पहले से ही। फिर वो चीज़ कितनी भी एक्सपेंसिव हो, मुझे वो करना पड़ता है क्योंकि मैं अपना रूटीन नहीं बिगाड़ना चाहता। मेरे लिए मेरा रूटीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा काम को मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ में मज़ा आता है। आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है आप उस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज करते हो, वो दारू हो, वो सिगरेट हो, वो फिटनेस हो, या फिर वो फिटनेस कोच इन्फ्लुएंसर जैसी मेरी लाइफ है, वो चीज़ हो। तो मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है तो मैं इस चीज़ को मज़े के साथ करता हूँ। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है, अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि अरे यार शिवम क्या जीवन हो गया है भाई, स्विट्ज़रलैंड घूम के आते हैं, तू तो यार पूरा दिन एक ही जैसा काम करता है, रोज़ सुबह उठना, क्लाइंट से पूछना कि पेट कम हुआ कि नहीं, चर्बी कितनी हो गई तुम्हारी, फैट परसेंटेज कितना आ गया तुम्हारा, ये क्या लाइफ है। लोगों को हायर करो,
वो करेंगे ना काम। ऐसा अगर मैं सोचने लगूँ तो सच में अभी ही मुझे ऐसे डिप्रेसिव और एंजाइटी सी आने लग गई, अभी ही डिप्रेसिव थॉट आ रहे हैं कि हाँ यार कैसे कर रहा हूँ मैं अकेला ये सब, लेकिन मुझे मज़ा आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर ऐसा लगने लगे कि लोड बढ़ गया है तो फिर आप हायर कर लो लोगों को, आप अपना काम बांट लो। लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरा लोड बढ़ गया है। मैं जानबूझ के खुद को लोड के अंदर डालता हूँ कि हाँ मैं झेल पाता हूँ कि नहीं उसको, और जिस दिन मैं नहीं झेल पाऊंगा उस दिन मैं रखूंगा टीम, उस दिन मैं लोग हायर करूंगा। अभी तो मैं कर सकता हूँ, अभी तो बहुत एनर्जी है। शिवम, आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं। जैसे कोई पूछता है इंस्पिरेशन कौन है, पापा, तुरंत मेरे मुंह से पापा शब्द निकलता है, क्योंकि मैं अपने पापा का 1% भी नहीं हूँ काम करने के मामले में। उनका अनबीटेबल माइंडसेट है। उनका ही नहीं, किसी भी आर्मी वाले बंदे को आप उठाओ, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो अभी आर्मी में हो, आप उनसे 10 मिनट बात करो, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी बातें कि आपको लगेगा हमने तो कोई लाइफ जी ही नहीं है अभी। ये लोग क्या क्या लेजेंडरी करके बैठे हैं, ये लोग कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें करके बैठे हैं। मुझे जब भी ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, जब भी एंजाइटी होती है, मैं अपने पापा से 10 मिनट बात करता हूँ। वो एक ही बात बोलते हैं, तेरे को किस चीज़ की चिंता है, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू छोड़ दे सब कुछ, मैं तेरे को पाल लूंगा। जब पापा ऐसा बोलते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है यार ये इंसान अभी इतना जवान है और मैं 29 साल का होके ये सब सोच रहा हूँ। मेरे पापा 56 के हैं और उनका फिटनेस लेवल मेरे से भी बहुत ऊपर है। वो आज भी रनिंग करते हैं, वो आज भी 3 बजे उठते हैं। उनका वही रूटीन है आर्मी में जो था। मेरे पापा ने 29 साल आर्म फोर्सेज में सर्व किया है, उसके बाद वो रिटायर हुए हैं और उनका आज भी वही रूटीन है। वो 3 बजे उठते हैं और रात में 9:30 10 तक सो जाते हैं, 9:30 मैक्स। उनको वो बहुत रात हो गई यार, तुम लोग कैसे जग रहे हो, चलो मैं तो जा रहा हूँ सोने। वो सो जाते हैं टाइम पे। वो इंस्पिरेशन है। जब भी मुझे कुछ भी खराब लगता है, कुछ भी जीवन में अजीब सा लग रहा होता है, मैं उनसे बात करता हूँ। वो एक कोई सी कहानी सुना देंगे आर्मी की, मुझे लगता है ये तो बहुत बेकार लाइफ है मेरी। असली मज़ा तो इनकी लाइफ में है और असली इंस्पिरेशन तो ये है। तो वो मेरे पापा नेवर एंडिंग सोर्स हैं मोटिवेशन का, कि चीज़ें इतनी करी हैं जीवन में, सामने से एनिमी को फेस किया है। मेरे पापा कारगिल में थे जो 99 में हुई है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बिल्कुल। वो जब थे तो बताते थे कि शिवम, जेब में हमको एक छोटे से पैकेट में खाना दिया जाता था और उसको हमको चलाना रहता था। लाइक 2.5 दिन 3 दिन लगातार चल रहे हैं, क्योंकि वो कारगिल था। वहाँ कुछ भी हो सकता था। तो वो ही कितनी बड़ी बात है अपने आप में। आपके पास वहाँ रिसोर्सेज कम है, लगातार गोला बारूद, वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, गन फायर हो रहे हैं आसपास, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त लोग आपके सामने शहीद हो रहे हैं और आप ऐसी चीज़ देख रहे हो अपने आसपास। और उसके बाद भी आपके अंदर ये है कि मुझे तो अपने देश के लिए कुछ करना है, जबकि आपकी जान का खतरा है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी एक वाइफ है, और वो पुश कर रहे हैं। तब भी उस केस में अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार एक इंसान तो भाग खड़ा हो। हमारे घर के सामने 4 लोग आ जाएं अगर, तो हम डर जाते हैं। 4 लोग हमको मार्केट में घेर के खड़े हो जाएं तो हम डर जाते हैं। मेरे पापा का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैं कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या में रहूं, मैं निकल जाता हूं बाहर। इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि मैं खुद को प्रेशर में डालता हूं कि क्या ये वो प्रेशर है जो आर्म फोर्सेस में मेरे पापा झेलते थे, जो वो किया करते थे, क्या ये वो उतना बड़ा प्रेशर है? और मुझे हर बार यही जवाब मिलता है, नहीं, और करो और मेहनत करो। थैंक यू सो मच शिवम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। welcome। एंड आपने इतनी इंस्पायरिंग बातें बताई। होपफुली हमारी ऑडियंस आपसे इंस्पिरेशन ले, बिल्कुल, और आपकी तरह और भी सक्सेसफुल लोग इंडिया में आए। यस, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम।